साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। साथियों, कुछ समय पहले दुबई में दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित UNFCCC के तहत COP28 का आयोजन किया गया था और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि UNFCCC से तात्पर्य यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है और जिसे हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की यह एक इकाई है और इस पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। जहां तक कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का संबंध है, यह पार्टीज का मतलब यहाँ पर उन देशों से लिया जाता है जिन्होंने 1992 में UNFCCC पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार कॉप जो है UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है। तो साथियों, अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आगे उनका कहना था कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में सतत विकास और G20 की अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित किया था और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के तौर पर भारत के दृष्टिकोण को G20 के सामने रखा था। G20 अध्यक्षता में भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज इन दोनों विषयों को बहुत ही प्राथमिकता दी है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को अपनी अध्यक्षता का आधार बनाया और साझा प्रयासों से कई विषयों पर सहमति बनाने में भी सफलता पाई। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। साथियों, प्रधानमंत्री ने COP28 में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का पुनर्निर्धारण करना है। उन्होंने इस विषय पर ग्रीन क्रेडिट पहल के आधिकारिक पोर्टल का भी लोकार्पण किया। मोदी ने वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 में विश्व नेताओं से अनुरोध किया कि पेरिस समझौते को पूरी तरह लागू करें और ऐसा करते समय समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने 2028 में COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा। साथ ही बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट हासिल करने की पहल भी उन्होंने की। साथियों, यहाँ पर गौर करने योग्य है कि ग्रीन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट की वाणिज्यिक मानसिकता से आगे जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का एक अभियान है और यह पहल अक्टूबर 2023 में देश में अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के समान है।
इसका प्रस्ताव रखते हुए मोदी ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा और सबकी भागीदारी आवश्यक है। इसलिए भारत की ग्रीन क्रेडिट पहल जो है, पर्यावरण के प्रति जागरूक कार्यों के लिए भारत के मिशन लाइफ LIFE, जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, के साथ जो है तालमेल बिठाकर काम करेगी, ऐसा मोदी का कहना था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन से जुड़े मुद्दों के संबंध में आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने विश्व नेताओं से निजी हितों से आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया के पास पिछली सदी की गलतियों को सुधारने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। आगे उनका कहना था कि भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दुनिया के सामने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। मोदी का यह भी कहना था कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्धारित योगदान या राष्ट्रीय योजनाओं को हासिल करने की राह पर है। यहाँ पर मोदी का बेबाक तरीके से यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि केवल अपने हितों के बारे में सोचना दुनिया को केवल अंधकार में ले जाएगा। मोदी का बयान इस संदर्भ में आया है कि गरीब और विकासशील देशों को अमीर देशों द्वारा ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के कारण बढ़ते तापमान से बदलती जलवायु के परिणाम स्वरूप बाढ़ है, सूखा है, गर्मी है और शीतलहर जैसी जलवायु संबंधी चरम घटनाओं का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फोसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फोसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। भारत की जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का सविस्तार उल्लेख करते हुए मोदी ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने जलवायु अनुकूलन पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.5% से अधिक लगभग 13,35,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारत ने यह जानकारी भी दी कि इस प्रयोजन से अगले 7 वर्ष में लगभग 57 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि जलवायु परिवर्तन की स्थिति को और अधिक प्रतिकूल होने से रोका जा सके। स्मरणीय है कि जलवायु अनुकूलन प्रयास जो है
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए किए जाते हैं और इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। साथियों, भारत की विशेषता यह है कि वह यदि किसी को सलाह देता है तो खुद भी वैसा ही करने का प्रयास पहले करता है। भारत जलवायु परिवर्तन पर यूं ही नहीं गंभीरता व्यक्त करता, उसने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सीमित कर रखा है। भारत इस बात को भी बड़ी अच्छी तरह से समझता है कि जब तक विकासशील एवं अर्धविकसित देशों का उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जाते, तब तक न तो उत्सर्जन पर स्वतः रोक लगाने के लिए कोई देश आगे बढ़ेगा और न ही जलवायु परिवर्तन के बारे में कोई प्रगति हो सकती है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन जो है भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल था। साथियों, प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि COP28 समिट के उद्घाटन सत्र के मंच पर कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं था सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हालांकि COP की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए दुनिया भर से नेता पहुंचे थे। इससे हमें दो स्पष्ट संकेत मिलते हैं। पहला तो यह है कि विश्व बराबर मानता आ रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसके सुझावों को विश्व समुदाय बराबर गंभीरता से लेता रहा है। और दूसरा जो है, हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हुए हैं। इस प्रकार मंच पर मोदी की उपस्थिति जो है जलवायु कूटनीति में भारत के बढ़ते भू राजनीतिक दबदबे को रेखांकित करती है। राष्ट्रमंडल महासचिव पेट्रिशिया स्कॉटलैंड का कहना है कि जलवायु संकट का समाधान देने के लिए दुनिया भारत के नेतृत्व और बौद्धिक शक्ति पर उम्मीद लगाए बैठी है। India has become a technological giant, and this is an opportunity for us to use the data we have, the geospatial data, to enable us to respond better to the exogenous shocks to which we are subject, particularly the climate crisis. So I know that the whole Commonwealth is grateful for what India did during COVID, because it was able to come up with some of the solutions in terms of distribution, and we're looking to India again to do that leadership role. And we know that if we share data, if we share knowledge about what works, what doesn't work, then we'll really get there faster. So green energy is pivotal. India is leading the way along with a number of other countries, and we really want her to continue to do that and help the rest of the Commonwealth family. साथियों, COP28 में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इसी दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2024 में 70.25 अंकों के साथ जो है भारत को 7वें पायदान पर रखा गया है, जबकि पिछली बार यह इस इंडेक्स में भारत को 8वें पायदान पर जगह दी गई थी। हालांकि सही मायनों में अगर हम देखें तो भारत केवल 3 देशों डेनमार्क है, एस्टोनिया है और फिलीपींस से ही पीछे है, क्योंकि इस बार इस इंडेक्स में पहले 3 पायदानों के लिए कोई भी देश उपयुक्त नहीं पाया गया है। इस इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को देखें तो वह रूस है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, स्वीडन है, ब्राजील है, इन कई अन्य समृद्ध देशों से काफ़ी ऊपर है। इसमें चीन जो है 51 स्थान पर है, अमेरिका 57वें स्थान पर है और यह एक तस्वीर जो है हमें देखने को मिलती है। COP28 के मेजबान देश जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है अभी वह 65वें स्थान पर उसको जगह दी गई है 65 पर, जबकि सऊदी अरब सबसे निचले 67वें पायदान पर है। तो इससे स्पष्ट है कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर कितना गंभीर है और इससे निपटने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा है। साथियों, जलवायु कार्यों के चैंपियन के रूप में भारत की अगर महत्वपूर्ण पहलकदमियों को हम देखें तो उनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए अलायंस है जिसको हम CDRI कहते हैं,
और वैश्विक जैव ईंधन है और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह लीड IT है। ये सभी पहलकदमियां भारत की ओर से जलवायु परिवर्तन की समस्या से रोकने के लिए की गई हैं। गौरतलब है कि दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में होने के बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा मात्र 4% से भी कम है, लेकिन वह जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व की चिंता से स्वयं को जोड़े हुए है और इस क्रम में उसने 2030 तक अपने यहाँ लक्ष्य रखा है कि वह उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक घटाएगा, साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन के हिस्से को 50% करेगा। इस बीच भारत और स्वीडन ने दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 के लॉन्च की भी घोषणा की। इस पहल में 3 मुख्य बातें हैं। पहला तो है समावेशी और न्यायसंगत औद्योगिक परिवर्तन, दूसरा निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी का सहविकास और हस्तांतरण, और तीसरा जो है उभरती प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन। यह सब संभव बनाने के लिए भारत स्वीडन औद्योगिक परिवर्तन मंच भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए हरित विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में सर्कुलरिटी स्ट्रेटेजीज में वैश्विक सहयोग पर बल दिया है। आज इसे आगे बढ़ाते हुए हम लीड IT उसमें एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। आज हम लीड IT 2.0 लॉन्च कर रहे हैं। इस फेज के 3 मुख्य फोकस होंगे। पहला, इंक्लूसिव और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन। दूसरा, लो कार्बन टेक्नोलॉजी का को डेवलपमेंट और ट्रांसफर। और तीसरा, इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए वित्तीय सहायता। यह सब संभव करने के लिए भारत स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जा रहा है। इससे दोनों देशों की सरकारें, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, रिसर्चर्स और थिंक टैंक्स जुड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए एक नई ग्रीन ग्रोथ स्टोरी लिखने में सफल होंगे। तो साथियों, यह भारत की वहाँ पर महत्वपूर्ण पहल थी। और अब मैं आता हूँ COP28 का हासिल क्या रहा, यानी इसके क्या परिणाम सामने आए। 14 दिसंबर 2023 को जब दुबई में यह समाप्त हुआ COP28 का शिखर बैठक, तो इस शिखर बैठक से लोगों को बहुत आशा वैसे नहीं थी, क्योंकि यह एक पेट्रो स्टेट पर हो रहा था, अर्थात एक ऐसी जगह इसका आयोजन हो रहा था जहां की अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। संदेह था कि दुबई में क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई ठोस जवाब निकलेगा या नहीं। और पश्चिमी मीडिया, खासकर यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया में UAE के बारे में बहुत निगेटिव रिपोर्टिंग थी, क्योंकि COP28 के जो प्रेसिडेंट थे वह दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के CEO भी हैं, लेकिन COP28 में जीवाश्म ईंधन के विरोध को देखते हुए इसमें कमी लाने के लिए जोर दिया गया और उक्त सारी आशंकाओं को खारिज करते हुए जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ता के आखिर कुछ घंटे बचे थे कि वार्ताकारों ने संयुक्त अरब अमीरात ने आम सहमति UN कॉन्सेंसस COP28 का अनुमोदन करते हुए इसे सार्वजनिक कर दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। It is an enhanced, balanced, but make no mistake, historic package to accelerate climate action. It is the UAE consensus. खास बात यह है कि इसमें कहीं भी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने का जिक्र नहीं है। हालांकि इस आम सहमति में सुझाव दिया गया है कि देश जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपभोग को कम कर सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु कॉन्फ्रेंस के इतिहास में ऐसा सुझाव भी पहली बार दिया जा रहा है। इसमें 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन में 198 देशों ने महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा तैयार किया है और जिसका उद्देश्य जो है वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। दुबई के जलवायु सम्मेलन में हुए वाद विवाद और परिचर्चाओं से यहाँ पर 4 बड़े नतीजे भी निकले हैं। पहला जो है नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है, यानी 100 से ज़्यादा देश 2030 तक दुनिया की नवीनीकरणीय योग्य ऊर्जा को बढ़ाकर 3 गुना करने पर सहमत हो गए और इसकी प्रेरणा हासिल करने के लिए ये राष्ट्र जो है उरुग्वे जैसे देश से सीख सकते हैं, जो अपनी ज़रूरत का 98% ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोतों से बना रहा है। और दूसरा इसमें था स्वास्थ्य। वर्ष 2023 में जलवायु सम्मेलन में पहली बार स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। दुनिया भर के दानदाताओं ने गर्म देशों में होने वाली उपेक्षित बीमारियों से मुकाबला करने के लिए 70 करोड़ डॉलर की मदद देने का वायदा किया और यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिससे अफ्रीका के तमाम देशों को आगे जाने पर फायदा होगा। और तीसरा था नुकसान और क्षतिपूर्ति का फंड, लॉस एंड डैमेज फंड का ये जो मकसद है उन देशों को वित्तीय मदद देना है जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ है, जंगल की आग है और सूखे जैसी तबाही वाली घटनाओं का दंश झेल रहे हैं। दुबई के जलवायु सम्मेलन के पहले ही दिन नुकसान और क्षतिपूर्ति फंड के लिए 70 करोड़ डॉलर का फंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। चौथा इसमें महत्वपूर्ण बात सामने आई कि सम्मेलन में कांगो बेसिन की गहराई से वैज्ञानिक पड़ताल की रिपोर्ट तैयार करने को मंजूरी दी गई। कांगो बेसिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन कहा जाता है और इस पड़ताल में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इलाके की जलवायु को वर्षा वन किस तरह से नियमित करते हैं और इंसानों ने इसके इकोसिस्टम पर किस तरह से असर डाला है। लेकिन साथियों, यहाँ पर खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि कॉप का अब तक का अनुभव यही रहा है कि विकसित देश अपने स्वार्थ की वजह से न तो अपना कार्बन उत्सर्जन तेजी से कम करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और ना ही ग्रीन एनर्जी में कोई प्रगति देखी जा रही है। उल्टे वे विकासशील देशों पर दोषारोपण कर बस निकलते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? जो पेरिस समझौते में निहित समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व, जिसको हम कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हैं CBDR के सिद्धांत को लागू करने में एक बड़ी बाधा हो रही है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है और जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस जिसको हम कहते हैं, उसके वादों को भी पूरा करने में विफल होने के कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच जो अविश्वास की खाई है वो बराबर चौड़ी होती जा रही है। यहाँ स्मरणीय है कि विकसित देशों द्वारा 2020 तक विकासशील देशों को वार्षिक तौर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी और जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब देशों के बीच आर्थिक असमानता की दर को अगर हम देखें तो यह 25% से अधिक है और अब इन अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले व्यवहारों को कैसे अपनाते हैं। यहाँ संभावना यह भी बन रही है कि आने वाले समय में विकासशील देश उत्सर्जन के सबसे बड़े केंद्र होंगे। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2040 तक 90% अतिरिक्त बिजली की मांग जो है विकासशील देशों में होगी। ऊर्जा निर्धनता को खत्म करने और सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए यह बढ़ोतरी अनिवार्य है। इसलिए विकसित देशों को विकासशील देशों की इस मजबूरी को उनकी कमी या लापरवाही के तौर पर देखने के बजाय एक सम्यक एवं संतुलित दृष्टिकोण जो है उनको अपनाने की दरकार होगी। यहाँ साथियों ध्यान में लाना आवश्यक होगा कि COP29 की जो मेजबानी है वह 2024 में अजरबैजान यानी बाकू में होगी। तो साथियों, यह मेरा आज का मुद्दा था और जो मैंने आपके समक्ष बांटा। अपनी टिप्पणी अवश्य है, पसंद नापसंद जो भी आप देना चाहें
उसका स्वागत है और इसको शेयर भी करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दें। और साथियों, इसी कड़ी में जैसा मैंने पहले बताया था कि मेरी बाज़ार में 2023 में 2 पुस्तकें आई हैं, और इसी कड़ी में एक तीसरी पुस्तक और आई है, G20 के बारे में मैंने लिखा है। और जैसा आप जानते हैं, सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन हुआ था, तो उन सारी बातों को, उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने उस पुस्तक में उकेरा है। और उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तीनों किताबों का लिंक भी दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप सुखी, कामना करता हूँ कि आप सुखी, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहें, लेकिन बेसब्री से मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बराबर इंतजार करते रहें। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार नमस्कार।